रिकैप द 1857 रिवोल्ट मेजर कॉजेस। हम जो डिस्कस कर रहे हैं पहले वो है इकोनॉमिक कॉज। जो हमारी भारतीय सोसाइटी थी उसका एक जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ताना बना था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से जो कॉलोनियल पॉलिसीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। हमारे यहाँ की जो पीजेंट्री यानी जो मेनली किसान होते हैं वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाए उन डिसेबिलिटीज से जो कि इन नए रेवेन्यू सेटलमेंट्स के कारण लाद दी गई थी। ना ही वो जो है उनको जो हैवी टैक्सेशन पे करना पड़ रहा था उससे जो है वो बहुत ज़्यादा उनमें कुछ बढ़ावा हो रहा था, बल्कि वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। इसके कारण उनको लोन लेने पड़े मनी लेंडर्स से और ट्रेडर्स से। अब ये जो मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स थे इन्होंने मन माने दाम पे उनको जो है लोन दिया और बदले में ये था कि अगर तुम पेमेंट नहीं कर पाए तो तुमको तुम्हारी जमीन से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो दोनों के दोनों मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स अब जो है एक नए लैंडलॉर्ड के तौर पर उभर कर आ रहे थे। जबकि अगर देखा जाए तो एक तरफ जो गरीब पीजेंट्री थी, किसान थे जो बिल्कुल जमीन भी नहीं थी उनके पास, वैसे ही उनको मार पड़ रही थी। ऊपर से गांव वालों का जो एक कर्जा था जो चुका नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो इंडियन सोसाइटी में ये जो प्लेग की बीमारी है ये जो है फैलती चली जा रही है, उसकी तरह जो है ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। जो पुराना जमींदारी सिस्टम था उसको भी फोर्स किया गया कि वो भी जो है ब्रेक हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए। ब्रिटिश रूल का मतलब ये था कि जो भी हमारे यहाँ के कारीगर थे, हैंडीक्राफ्ट के लोग थे, उन सब की तकलीफें, माइजरी जो होती है उसका कारण ये ब्रिटिश रूल था। जो इंडियन स्टेट्स थे उनको एनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने। अब जो आर्टिशियंस थे या जो हैंडीक्राफ्ट के वर्कर्स थे, क्राफ्ट वर्कर्स, उनको जो है सबसे बड़ा उनका जो एक सोर्स ऑफ पैट्रोनेज था वो कट ऑफ हो गया। वजह क्या थी कि अभी तक के जो नेटिव रूलर्स थे, नोबल्स थे, वो इन लोगों को सपोर्ट करते थे जिसकी वजह से उनका काम चलता था। अब वो पूरी तरीके से बंद हो गया या कट ऑफ हो गया और ये भी जो नेटिव रूलर्स और नोबल्स थे अब ये इनको सपोर्ट नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ जो ब्रिटिश की पॉलिसीज थी उसमें इंडियन हैंडीक्राफ्ट को तो डिस्करेज करते थे और जो ब्रिटिश के गुड्स है उनको प्रमोट करते थे। तो मजबूर होकर जो क्राफ्ट पर्सन थे उनको ऑल्टरनेटिव जॉब्स ढूंढने पड़े अपने लिए, लेकिन वो भी बहुत हार्डली एग्जिस्ट करते थे क्योंकि जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो कहीं भी जो है कंपनी नहीं कर रहा था इंडियन हैंडीक्राफ्ट के डिस्ट्रक्शन में। फिर जो हमारे यहाँ का इंडियन ट्रेड था वो है या जो मर्सेंटाइल क्लास होती है वो भी पूरी तरीके से एक तरह से बैसाखी पे आ गई थी, क्रिपल कर दी गई थी इन ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही हाई टैरिफ लगा दिए इंडियन मेड गुड्स पे और बहुत कम टैरिफ रखा जो ब्रिटिश गुड्स थे उन पर, ताकि इन ब्रिटिश गुड्स की जो एंट्री है इंडिया के अंदर उसको एनकरेज किया जा सके। मिड 19th सेंचुरी में जो एक्सपोर्ट था कॉटन और टेक्सटाइल का वो पूरी तरीके से बंद हो गया। फ्री ट्रेड वन वे जो होता है, यानी कि अब जो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज हैं उनको लगाने के लिए भी मना कर दिया गया और बदले में क्या हो रहा था कि ये जो मशीन मेड गुड्स हैं जो कि ब्रिटेन में बन के आ रहे हैं ये सारे के सारे हमारे इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको मार रहे थे। जमींदारी ये क्या होते हैं, ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, इनके भी जो जमीनी अधिकार थे वो जो है सीज करे जा रहे थे। लगातार यूज हो रहा था को वारंटों का, यानी कि एक लीगल एक्शन के थ्रू, और ये करा जा रहा था एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इससे जमींदार का जो एक अपना खुद का स्टेटस है गांव के अंदर वो खत्म हो गया। अवध जो कि माना जाता है कि स्टॉर्म सेंटर था इस रिवोल्ट का, उसमें जो है 21,000 तालुकदार जो थे उनकी एस्टेट्स को जब्त कर लिया गया। नतीजा क्या हुआ कि वो अपने आप अचानक से एकदम से ऐसा हुआ जैसे मानो उनका सोर्स ऑफ इनकम ही बंद हो गया। अब ना तो वो काम कर सकते थे, उनको शर्म आती थी उधार मांगने में, और वो बिल्कुल जो है ये कहते पैसे को मोहताज हो गए। ये जो डिस्पोसेस तालुकास थे इन्होंने जो है जब सिपॉय रिवोल्ट हुआ तो इन्होंने उस मौके का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने भी ब्रिटिशर्स का अपोज करना शुरू कर दिया और कोशिश करी कि रीगेन कर पाए जो कुछ भी उन्होंने खोया है। तो इंडियन इंडस्ट्री का ये जो रूइन हुआ है ये इसके कारण जो प्रेशर था एग्रीकल्चर और लैंड पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ये जो है सबको तो नहीं सपोर्ट कर सकते थे जितने भी लोग थे। तो हमारी कंट्री में एक लॉप साइडेड डेवलपमेंट हो रहा था, यानी एक तरफा, कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा था और कहीं बिल्कुल नहीं। उसके कारण हमारी कंट्री जो है वो दरिद्रता की कंडीशन पर। रिकैप, पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या थे। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनकी क्या थी नीतियाँ, ज़्यादातर
प्रोग्रेशन वाली, जल्द से जल्द तरक्की करने वाली, जिसमें इनका बहुत ज़्यादा लालच था। और ऐसे में क्या करते थे ये लोग, अपनी जो भी प्रॉमिसेस थी, जो भी प्लेज थे, उनको जो है तोड़ देते थे। तो इससे क्या हुआ, कंपनी की एक तरह से अवमानना हो रही थी, उनकी पॉलिटिकल प्रेस्टीज जो है वो खत्म होती जा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं रूलिंग प्रिंस जो इंडिया के अंदर थे, अब उनके दिमागों में भी एक शक बनने लग गया था। वजह जो जो इन्होंने पॉलिसीज लाई, जो प्रोग्रेशन की, खास तौर से जो इन लोगों के लिए खुद के लिए हानिकारक रही, वो रही इफेक्टिव कंट्रोल पॉलिसी, सब्सिडायरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिससे कि लोगों के मन में शंका आने लग गई। इन्होंने जो राइट ऑफ सक्सेशन होता है वो भी हिंदू प्रिंसेस के लिए मना कर दिया। मुगल्स की हालत भी जो है बहुत ज्यादा हम्बल हो गई थी, क्योंकि जिस टाइम पे प्रिंस फखरुद्दीन की डेथ हुई 1856 में, उस टाइम पे जो सक्सेशन होता, उनका जो उत्तराधिकारी बैठता, उसके लिए भी एक कंडीशनल पहचान दे दी लॉर्ड डलहौसी ने। लॉर्ड कैनिंग्स जो थे, उन्होंने अनाउंस किया कि जो नेक्स्ट प्रिंस थ्रोन पे बैठेगा, अब उसको अपने सारे जो शाही टाइटल है वो छोड़ने पड़ेंगे, साथ ही साथ अपने जितने भी पुरखों के मुगल पैलेसेस हैं वो छोड़ने पड़ेंगे, और इसके अलावा उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जो प्रिंस फखरुद्दीन ने प्रॉमिस किया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोलैप्स हुआ रूलर्स का, या जो उस टाइम की एरिस्टोक्रेसी थी, उससे जो हमारी कुछ सेक्शंस जो इंडियन सोसाइटी के थे, उन पे बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ा, क्योंकि उनका जो सर्वाइवल था वो पूरी तरह से निर्भर था इन्हीं के कल्चरल और रिलीजियस पर। ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या क्या थे। जो अनकंट्रोलेबल करप्शन चल रहा था कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में, खास तौर से पुलिस, छोटे छोटे ऑफिशियल्स और जो लोअर लॉ कोर्ट्स थी उनके अंदर, उस वही मेजर कारण था डिसकंटेंटमेंट का, यानी कि लोगों के में असंतोष जो था वो इसी वजह से फैल रहा था। ये मानना है बहुत से हिस्टोरियंस का कि आज की डेट में जो हम अनकंट्रोलेबल करप्शन इंडिया के अंदर देखते हैं, ये एक तरह से लेगेसी है हमारे लिए कंपनी रूल की तरफ से। लेगेसी यानी हमें विरासत में मिला है कंपनी रूल का। जो कैरेक्टर है ब्रिटिश रूल का, वो जो है एक कहीं ना कहीं इंडियन आइज में एक फॉरेन और एलियन लुक देता है, क्योंकि ऐसे में जो सोवरेनिटी है वो पूरी तरह से एब्सेंट। रीकैप, सोशियो रिलीजियस कॉजेस। हमारे यहाँ जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन रहा, उसका जो एटीट्यूड था एक नेटिव इंडियन पॉपुलेशन की तरफ, अगर उसको पहचानना है, उसको कैरेक्टराइज करना है, तो हमेशा आपको उसमें रेशियल ओवरटोन्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की झलक दिखेगी। रेशियल मतलब होता है रंग भेद पर आधारित। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनकी जो एक्टिविटीज थी, खास तौर से जो ब्रिटिश फ्लैग को फॉलो कर रही थी इंडिया के अंदर, उनको बहुत ही ज्यादा सस्पिशन से देखा जाता था। कुछ अटेम्प्ट्स जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के द्वारा किए जा रहे थे, जैसे अबॉलिशन ऑफ सती, सपोर्ट विडो मैरिज या विमेंस एजुकेशन, उससे जो है यहाँ की जो इंडियन पॉपुलेशन थी उसको लगा कि ये एक तरह से इंटरफियरेंस हो रही है जो हमारे सोशो और रिलीजियस डोमेन से उनमें आउटसाइडर्स के द्वारा। गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया कि मॉस्क और टेम्पल लैंड्स पर टैक्स लगा दें, या फिर वो जो है एक कानून लाई रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 का, जिसमें उसने कहा कि वो हिंदू कस्टम्स को मॉडिफाई करेगी। मतलब जैसे कि अगर आपने रिलीजन चेंज किया तो आपका जो सन है वो डिबार नहीं होगा हीदन फादर की जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस है। रिकैप, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ वो उस टाइम पे हुआ जब कुछ ऐसी बाहर की घटनाएं हुई जिससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ा था। अब इसमें क्या क्या थी, जैसे पहला अफगान वॉर हुआ 1838 से 42 के बीच में, पंजाब वॉर्स 1845 से 49 और क्रिमियन वॉर 1854 से 56। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अब जो रिवोल्ट हुआ उसमें जो लोग थे उनको ये फील होने लग गया कि ब्रिटिशर्स भी उतने स्ट्रांग नहीं है जितना लगता है, और उनको भी हराया जाए। क्या डिसकंटेंट अमंग सिपॉइज, जो कंडीशंस थी कंपनी आर्मी में या कैंटोनमेंट में, वहां पर जो सर्विस कंडीशंस थी उसकी वजह से हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा, क्योंकि जो सिपॉइज थे वहां पर उनकी जो एक धार्मिक भावनाएं हैं या उनकी जो एक पहले से धारणाएं थी, उस कहीं ना कहीं वो आहत होती थी, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट होता था। अब जैसे कास्ट या कम्युनल मार्क्स का कुछ भी आपको पहले से मनाई थी। जो पादरी थे उनकी एक्टिविटीज धर्म परिवर्तन की, उससे जो है जो खास तौर से जो इंडियन सिपॉइज थे जिस तरह से उन्होंने व्याख्या की, तो उनके अकॉर्डिंग
उनके जो रिलीजियस नेचर था उसमें ये लोग दखलंदाजी कर रहे थे, और खास तौर से ये जो सिपाही थे ये कंजर्वेटिव नेचर के थे, यानी कि ये लोग जो है इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं चाहते थे। अब रिलीजियस हिंदूज जो उस समय के थे उनके अनुसार अगर आपने समुद्र को क्रॉस किया तो मतलब आप अपनी कास्ट से बाहर हो गए। 1856 में लॉर्ड कैनिंग की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट निकाला, जिसके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी अगर फ्यूचर रिक्रूट होता है बंगाल आर्मी में तो उसको जो है जैसा अगर गवर्नमेंट की जरूरत होगी उसको कहीं पर भी सर्व करने के लिए जाना पड़ेगा उस सर्विस के दौरान। इससे भी जो है लोगों में असंतोष बढ़ गया। जो इंडियन सिपाहीज थे वो इसलिए भी नाखुश थे, उनके जो भी इमोल्यूमेंट्स यानी सैलरीज मिलती थी उनको अगर ब्रिटिश सिपाही से कंपेयर करें तो उसको लेकर भी वो काफी ज्यादा नाखुश थे। एक और जो कारण था सिपाहीज के डिससैटिस्फैक्शन का वो ये था कि उनको जो है फॉरेन सर्विस अलाउंस जो है वो नहीं दिया जा रहा था जब वो जो है सर्व कर रहे थे पंजाब और सिंध में। अवध का जो एनेक्सेशन था वो एक तरीके से कई सारे सिपाहीज का घर भी था, और इससे उनकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत ज्यादा आहत हुई। हर स्टेप पर इंडियन सिपाहीज को सबऑर्डिनेट फील कराया जाता था, उनको प्रमोशन और प्रिविलेज के टाइम पर उनके साथ रेशियल तौर पे भेदभाव किया जाता था। और इनका ये जो डिसकंटेंट था ये खाली मिलिट्री मैटर्स पे ही नहीं था, ये लोग जो है काफी ज्यादा ब्रिटिश रूल से डिसअपॉइंटेड भी थे और उसके विरोध में भी थे। ये जो सिपाहीज थे ये बेसिकली कौन थे? किसान थे जो कि एक तरह से यूनिफॉर्म में थे, लेकिन ये कभी भी अपनी जो रूरल पॉपुलेशन है उससे अलग नहीं हुए थे। फाइनली अगर देखा जाए तो रिवोल्ट्स की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है ब्रिटिश इंडियन आर्मी की, जैसे कि उनमें से कुछ है बंगाल रिवोल्ट जो हुआ 1864 में, वेल्लोर 1806 में, बैरकपुर 1825 में, अफगान वॉर्स 1838 से 42 में, ऐसे ही और भी बहुत से